So code red. What is the extension number for code red in your hospital? आपके हॉस्पिटल में एक्सटेंशन इमरजेंसी नंबर रहेगा, वो कौन सा है? 5555. अभी कोड रेड कब अनाउंस करना है? अगर किसी जगह पे आपको स्मोक दिखाई दे रहा है, स्पार्किंग दिखाई दे रहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ऐसा इलेक्ट्रिकल रहेगा वो ओवरहीट हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि उधर से उधर आग लगने के चांसेस है, तभी भी आपको कोड रेड कॉल करना है. ओके. और बहुत सारे मेडिकल गैसेस हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं. फर्स्ट तो ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज़ करते हैं. ओके. तो ऐसे कुछ गैसेस भी रहते हैं, वो फ्लैमेबल रहते हैं. ऑक्सीजन गैस जो रहता है वो आपको मदद करता है, वो डायरेक्टली कैच नहीं करता है, वो फ्लैमेबल गैस नहीं है ऑक्सीजन, लेकिन अगर किसी जगह पे फायर लग गए तो उसको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो आग बढ़ने की चांसेस उधर ज़्यादा रहते हैं. तो सबसे पहले कोड रेड के लिए आपका हॉस्पिटल में अगर आपको किसी जगह पे ऐसी इमरजेंसी दिखाई दे रही है, कोई गैस लीक हो रहा है, किधर स्पार्किंग दिखाई दे रहा है आपको, किधर स्मोक भी दिखाई दे रहा है, तो आपको कोड रेड कॉल करना है. कोड रेड कॉल करके आपको वो आपका लोकेशन बताना है, आपका नाम बताना है. तो जो भी आपकी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ERT रहेगी वो उधर आके फायर फाइटिंग या कुछ जो भी नेक्स्ट हाई इमरजेंसी प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे. ओके. सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. बेसिक, व्हाट इज फायर? आग मतलब क्या? तो आप सभी को मालूम है, ईच एंड एवरी जो भी थिंग्स रहते हैं उसके बैकग्राउंड में साइंस रहता है. तो फायर का बैकग्राउंड क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. ओके. तो केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ तो रिएक्टेंट लगते हैं. तो रिएक्टेंट्स एज अ रिएक्टेंट्स इधर फायर के केमिकल रिएक्शन में क्या रहते हैं? फायर इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ हीट. मतलब ये जो ऑक्सीजन, फ्यूल यानी हीट, ये जो तीन इक्विपमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, वो एक्ट होते हैं एज अ रिएक्टेंट इन फायर की केमिकल रिएक्शन में. ओके. और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन रहता है, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट मटेरियल रहता है, वो क्या रहता है? क्या रहता है प्रोडक्शन का? केमिकल रिएक्शन. आग लगने के बाद में क्या प्रोड्यूस होता है? स्मोक और ज़्यादा हीट. क्या हीट भी डेवलप होती है. तो सबसे ज़्यादा हैजार्डस कौन सा प्रोडक्ट रहता है? आपको क्या लगता है? आग लगने के बाद में जो हीट जनरेट होती है और स्मोक होता है, तो सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज या डेथ रिपोर्ट हुए स्मोक की वजह से. मीन्स डायरेक्ट हीट की वजह से डेथ का रिपोर्ट कम है, लेकिन स्मोक की वजह से डेथ का रिपोर्ट ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉज ऑफ फायर क्या है? शॉर्ट सर्किट. आपको मालूम है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादा आग लगती है. तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? केबल्स अच्छी तरह से अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो लूज कनेक्शन की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे माइनर फायर कन्वर्ट होती है मेजर फायर में. उसके साथ में अगर कोई बाकी मटेरियल रहेगा कंबस्टिबल तो वो जलने लगता है, और उसमें से जो स्मोक निकलता है वो क्या रहता है? पॉइजनस रहता है. ओके. जो केबल्स अगर बर्न होती है, कोई भी मटेरियल जाता है, तो उसका जो स्मोक निकलता है वो पॉइजनस रहता है, और उसको अगर हमने ब्रीथ किया, इनहेल किया, तो उसके बाद आपको सफोकेशन हो सकता है, और आप क्या हो सकते हैं? आप बेहोश भी हो सकते हैं. इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन ऑफ फायर इज स्मोक. स्मोक की वजह से फैटेलिटीज ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं. तो आपको ज़्यादा फोकस करना है स्मोक या हीट. जो भी इस फायर केमिकल रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट्स है, उन पे स्मोक ज़्यादा डेंजरस है. ओके. तो फायर इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन, फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ हीट. मीन्स दीज थ्री कंपोनेंट्स आर नेसेसरी टू कम इन सर्टन प्रोपोर्शन. ये तीनों कंपोनेंट जब एक सर्टन प्रोपोर्शन में एक इकट्ठा आएंगे तभी चांसेस रहते हैं आग की. ओके. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंबशन और बर्निंग प्रोसेस. नेक्स्ट. सो विल सी द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ फायर. आग कैसे लगती है? हाउ डज अ फायर वर्क? ओके. आग लगने के लिए जैसे मैंने कहा, तीन कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल. सो उसको एज अ स्पेसिमन हम कह सकते हैं थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मीन्स थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फायर, दैट इज कॉल्ड एज फायर ट्रायंगल. ओके. सो ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, these three components come together and there is fire. So first of all, first component, oxygen. All of you know there is abundant amount of oxygen in our environment. 21% of oxygen हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है. फायर नीड्स ओनली 8%. आग के लिए कितना लगता है? ओनली 8% ऑक्सीजन
आग लगने के लिए सफिशिएंट रहता है। बाद में फ्यूल, वॉट एवर द सब्सटेंस बर्निंग ओवर देयर, मीन्स सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी सब्सटेंस उधर जल रहा है वो उसको हम फ्यूल कहेंगे, ईंधन कहेंगे। ओके, सो ऑक्सीजन हो गया फ्यूल। फ्यूल में कोई भी अगर लकड़ी चल रही है वो सॉलिड सब्सटेंस है, पेट्रोल को आग लगे लिक्विड है, गैस है, CNG, LPG, तो वो जो सब्सटेंस जल रहा है उसको हम फ्यूल कहेंगे, सेकेंड कंपोनेंट। एंड थर्ड कंपोनेंट इज हीट। बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल ऑपरेशंस रहते हैं या कोई मशीन्स रहते हैं, वो वर्किंग के दरमियान या कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन के बाद हीट जनरेट होती है। तो अगर हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल है तो आग लगने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम लेंगे, इस ऑडिटोरियम में ये पोडियम कंबस्टिबल है, वुडन है, कंबस्टिबल है, सोफा फोम मटेरियल कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन तो है ऑब्वियसली, लेकिन आग नहीं है, आग नहीं लग रही क्योंकि उधर थर्ड कंपोनेंट है फ्यूल, उतनी हीट इधर नहीं है, इसकी वजह से आग नहीं लग रही। सो आपको समझ में आया, ये फायर के लिए ये तीनों कंपोनेंट एक सर्टेन प्रोपोर्शन में इकट्ठा आने की जरूरत रहती है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फायर ट्रायंगल। ओके, द बेस्ट हम इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं फायर ट्रायंगल की से। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर। अभी जैसे हमने देखा कि 3 कंपोनेंट्स हैं, तो हमें आग बुझाने के लिए कौन से मेथड फॉलो करनी है, तो उधर भी 3 कंपोनेंट्स है, तो कोई भी एक कंपोनेंट हटाएंगे तो एक मेथड हो जाएगी। तो अगर हम उस फायर सीन से फ्यूल, जो भी व्हाटएवर बर्निंग सब्सटेंस उधर है, सॉलिड रहेगा लिक्विड रहेगा, उस फ्यूल को हम हटाएंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। कैसे बुझ जाएगी? सपोज इस जो भी चेयर है वुडन टाइप है और डिटैच तो ऑब्वियसली, एक चेयर को आग लगी है तो उसके सराउंडिंग वाले जो भी चेयर्स है आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। एक चेयर जल जाने के बाद फ्यूल बचेगा नहीं, फ्यूल नहीं बचेगा तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। मीन्स आपको स्टार रखना है, स्टार मीन्स भूखा रखना है, सो दैट मेथड इज कॉल्ड स्टारवेशन। ओके, आग को भूखा रखना है। एक अगर कोई जलती हुई चीज उसको हम जलने देंगे, बाकी जो भी सराउंडिंग मेटल आपको आइसोलेट सेपरेट करना है, तो ऑटोमेटिकली फ्यूल ही नहीं बचेगा तो आग बुझ जाएगी। सो फर्स्ट मेथड टू रिमूव फ्यूल फ्रॉम दैट फायर सीन, दैट कॉल्ड एज स्टारवेशन। आग को भूखा रखना है। आपने क्या किया, जो भी फ्यूल है उसको सेपरेट किया। सॉलिड रहेगा तो आपको कुछ चीजें ऐसे यूज करके हुक्स लेके आपको सेपरेट करनी है। लिक्विड रहेगा तो हो सके स्लेप ली, तो लिक्विड के सरफेस पे अगर आग लगी है तो बॉटम से आपको उस पंप आउट करना है लिक्विड को। और गैस लगे है तो गैस का सोर्स हो सके सेफली तो बंद कर सकते हैं, तो सोर्स ही नहीं रहेगा तो फ्यूल ही नहीं रहेगा, मतलब आग बुझ जाएगी। सो फर्स्ट मेथड स्टारवेशन, सेकंड मेथड स्मोदरिंग और ब्लैंकेटिंग। जस्ट वी हैव टू रिमूव द एयर फ्रॉम दैट फायर सीन्स, मीन्स जिधर आग लगे उधर हवा को क्या करना है, उधर से निकलना है। मतलब जो भी मटेरियल जल रहा है, सॉलिड फ्यूल कोई भी मटेरियल जल रहा है, उसको हमें ब्लैंकेटिंग करना है या स्मोदरिंग करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई मटेरियल जल रहा है उस पर हम कुछ ऐसी चीजें डालेंगे तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का उधर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। इनडायरेक्टली एयर रिमूव कर रहे हैं, मतलब हम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन उधर से हटा रहे हैं। मीन्स ऑक्सीजन अगर उधर फायर सीन से हम हटाएंगे तो उस मेथड को हम स्मोदरिंग या ब्लैंकेटिंग कहेंगे। ओके, सो दीज मेथड्स यूज करने के लिए हम कौन से मीडिया यूज करने वाले, क्या क्या यूज करेंगे, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में भी हम देखेंगे। थर्ड मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग इज कूलिंग। ओके, कूलिंग क्या करता है, जस्ट उस फायर सीन के जो हीट जनरेट हो रही है, जैसे हमने कहा कि कुछ प्रोडक्शन है, हीट है, तो हीट अगर उधर जनरेट हो रही है उसको हम कम करेंगे तो क्या होगा, कूलिंग होगा और आग बुझ जाएगी। सो मोस्ट पॉपुलर एजेंट, कूलिंग एजेंट, आग लगती है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, जनरली क्या अप्लाई करते हैं, पानी। ओके, पानी क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि पानी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ज्यादा से ज्यादा हीट उधर से एब्सॉर्ब करती है। सो हीट एब्सॉर्ब करने के लिए हम पानी यूज करते हैं, लेकिन सभी क्लास ऑफ फायर पे हम पानी का यूज नहीं कर सकते। ओके, अगर इलेक्ट्रिकल फायर है, उधर लाइट सप्लाई है और उधर हम पानी अप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिकेशन और शॉक लगने की चांस रहता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आग के क्लासिफिकेशन क्या है। डिपेंड्स ऑन दैट क्लासिफिकेशन वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। तो इस ट्रेनिंग के बाद आपको जस्ट एक बेसिक क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए और फर्स्ट एड, एज अ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना है ये भी मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दीज आर द 3 मेथड्स। उसमें हम एक्चुअली क्या यूज करते हैं,
स्मॉदरिंग के लिए जस्ट यू हैव टू रिमूव लोअर ऑक्सीजन लेवल बाय 8%। उसके लिए फायर ब्लैंकेट्स रहते हैं, और फायर ब्लैंकेट से जो भी जलती हुई चीज़ आप कवर करेंगे वो एस्बेस्टॉस के बने हुए रहते हैं, तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि उधर हवा नहीं रहेगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ड्राई केमिकल पाउडर रहते हैं, हमारे जो एक्सटिंग्विशर रहते हैं उसमें एक केमिकल पाउडर रहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, यूरिया कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसल्फेट, ऐसा कुछ केमिकल का एक कंपोजिशन रहता है, पाउडर रहता है, और वो अगर हम अप्लाई करेंगे तो आग ड्यू टू स्मॉदरिंग बुझ जाएगी। सॉइल, अगर आपने रूरल फायर में देखे होंगे कि जंगल में या किसी घास को या बुशेस को आग लगती है, तो नॉर्मली इमरजेंसी में उधर कुछ अवेलेबल नहीं रहता है, तो लोग क्या यूज करते हैं, सॉइल, मिट्टी का यूज भी करते हैं। सो वही ड्राई केमिकल पाउडर या सॉइल, अगर इमरजेंसी में कोई नहीं रहेगा रूरल फायर में, हम मिट्टी डाल के भी आग बुझा सकते हैं। और फोम, फोम मतलब फोम, झाग, ओके, मराठी में फेस। अभी फोम कैसे वर्क करता है और हम देखेंगे। मैकेनिकल फोम रहता है उसमें। अगर लिक्विड टाइप ऑफ फायर है, लिक्विड, अगर किसी पेट्रोल को आग लगी है, किसी ऑयल को आग लगी है, तो उस पर हम अगर फोम अप्लाई करेंगे, सपोज इस सरफेस पे पेट्रोल का स्पिलेज हुआ है या ऑयल का स्पिलेज हुआ है, उसको आग ने पकड़ा है, अगर उस पर हम फोम अप्लाई करेंगे तो फोम या फेस या झाग क्या होगा, उस पर यूनिफॉर्मली क्या होगा, स्प्रेड होगा, टोटल सरफेस पे कवर होगा। कवर हो जाने के बाद क्या होगा, जो भी जलता हुआ फ्लेमेबल लिक्विड पेट्रोल है और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है, उसमें एक पर्दा आ जाएगा, बैरिकेशन, ओके। तो जो भी ऑक्सीजन और जो फ्यूल जल रहा है उसके बीच में जो कांटेक्ट है कट ऑफ हो जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं है, ओके। सो ये फंक्शन है मैकेनिकल फोम का, ओके। स्टारवेशन, जस्ट वी हैव टू रिमूव फ्यूल बाय फिजिकल मैनिपुलेशन और सेपरेशन मेथड। आग को भूखा रखना है, जो जल रहा है उसको जलते छोड़ना है अगर ज्यादा जल रहा है तो, और फायर फाइटिंग तो ऑब्वियसली करना है, लेकिन सराउंडिंग मटेरियल अगर आपको बचाना है तो उसको हमें सेपरेट करना है, उसको हम स्टारवेशन। कूलिंग, एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट बाय यूजिंग वाटर, दीज आर द मेथड्स ऑफ एक्सटिंक्शन फायर। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि सभी टाइप ऑफ क्लास ऑफ फायर पे हम सभी टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स या पानी यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। देयर आर 4 बेसिक क्लासेस ऑफ फायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए में क्या रहेगा, व्हाटएवर, अगर उधर कोई भी सॉलिड मटेरियल जल रहा है, रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, सॉलिड मटेरियल की आग है, तो उसको हम क्लास ए टाइप ऑफ फायर कहेंगे, क्लास ए टाइप ऑफ फायर। ऑर्डिनरी सॉलिड्स लाइक वुड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, सॉलिड्स दैट आर नॉट मेटल्स। एक एग्जेम्पशन है, मेटल का जो भी फायर है, 2000 सॉलिड, मेटल के लिए अलग क्लास है, क्लास डी, ओके। सो मेटल की फायर है तो उसको हम क्लास डी कहेंगे। मेटल छोड़ के जो भी सॉलिड मटेरियल जल रहा है तो उस टाइप ऑफ क्लास ऑफ फायर को हम क्या कहेंगे, क्लास ए टाइप ऑफ फायर। क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, पेंट, एसिड्स, ये तो नॉर्मल इंडस्ट्री में है, लेकिन एज अ हेल्थ केयर हम हमारे हॉस्पिटल या ऐसे इंस्टीट्यूट में अभी रिसेंटली ज़्यादा यूज हुआ है हमारे हैंडरब का। हैंडरब भी अल्कोहल बेस्ड है, आप सभी को मालूम है, और अल्कोहल ये भी फ्लेमेबल है, तो ईथर्स रहेगा, स्पिरिट रहेगा, डिसइंफेक्शन के लिए जो भी अदर कुछ लिक्विड्स हम यूज करते हैं वो भी फ्लेमेबल रहते हैं। तो इस रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए कि फ्लेमेबल मटेरियल कुछ हीट सोर्स या स्पार्किंग के उधर आपको नहीं रखना है। सो फ्लेमेबल लिक्विड की अगर आग लगी है, किसी पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, पेंट, ईथर, ईस्टर, जो भी केमिकल्स ऐसे है, उसको अगर लिक्विड केमिकल को आग लगे तो उसको क्लास बी टाइप ऑफ फायर कहेंगे, ओके। थर्ड वन इज क्लास सी, फ्लेमेबल गैसेस, ओके। गैसेस जनरली लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो तो हम नॉर्मल हम डोमेस्टिक यूज करें, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद सीएनजी हम हमारे व्हीकल्स में करते, तो सीएनजी है, एलपीजी है, और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज करने वाले गैस रहते हैं, जैसे एसिटिलीन रहेगा, उस टाइप ऑफ अगर उसकी आग है तो उसको हम क्लास सी टाइप ऑफ फायर कहेंगे, मीन्स उधर कोई गैस को आग लगी है, ओके, क्लास सी। क्लास डी, जैसे मैंने कहा, मेटल फायर्स, लाइव इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स रहते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स रहते हैं, मैग्नीशियम या सोडियम जैसे, उसको अगर हम पानी अप्लाई करेंगे तो आग बढ़ जाती है, इसीलिए उसका क्लास अलग रखा है, क्लास डी। तो आप सभी को समझ में आया क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, क्लास ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, डी मेटल फायर। और भी कुछ ऐसे सब क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड ये क्लासिफिकेशन है। इलेक्ट्रिकल किचन फायर रहेगा, उसको भी अलग क्लास के फायर करके बोलते हैं।
ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, क्लास ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट, अभी इधर कुछ पिक्चर्स है। क्लास ए मतलब वुड, क्या चल रहा है उधर, सॉलिड मटेरियल चल रहा है। ओके, क्लास बी, ये क्या दिख रहा है आपको, टैंक है। ओके, तो टैंक में क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, लेकिन लिक्विड कैसा रहेगा, फ्लैमेबल लिक्विड रहेगा। अब ये टैंक्स आपने इधर आपके नियर बाय कैंपस में किधर देखे, आपका जो एचपी का पंप स्टेशन है उधर आपने बड़े बड़े टैंक्स देखे, उसमें ऑब्वियसली क्या रहेगा, लिक्विड मतलब पेट्रोल रहेगा। अगर उस पेट्रोल टैंक को आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के जो भी फायर टेंडर्स रहते हैं, फोम टेंडर्स रहते हैं, वो उस पर पानी डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे। तो क्लास बी पे हम क्या यूज करने वाले, फोम। उनके पास भी फोम टेंडर्स रहते हैं, वो फोम का जेट अप्लाई करते हैं उस सरफेस पे टैंक के ऊपर और आग बुझाते हैं। और बीच में साइड में से कूलिंग भी करते रहते ताकि टैंक जो है वो हीट ना हो सके। सबसे डेंजरस रहता है ये जो फ्यूल स्टेशन है, उसमें सभी फायर फाइटिंग की प्रोविजंस है। अगर किसी भी एक को अगर फायर लगती तो बहुत ज्यादा डेंजरस एक्सप्लोजन में कवर हो सकता है। सो लिक्विड फायर समझ में आपको, उसके लिए हमें क्या करना, यूज फोम। गैसेस फायर, सी, क्लास सी, नॉर्मली इधर एलपीजी सिलेंडर है तो एलपीजी गैस को अगर आग लगे तो आपको क्या करना है, जस्ट स्विच अगर हो सके सेफ है तो उसको ऑफ करना है। सोर्स बंद होगा तो ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगी। सो क्लास सी गैस फायर। क्लास डी मेटल फायर, कुछ ऐसे मेटल्स जैसे कि मैंने कहा सोडियम, मैग्नीशियम, उसमें अगर पानी अप्लाई करते तो आग बढ़ जाती है। तो मैग्नीशियम डस्ट रहेगा, उसमें हम पानी डालेंगे तो आग बढ़ जाएगी। सो क्लास डी के लिए हम मेटल फायर कहेंगे, क्लास डी टाइप ऑफ फायर मेटल फायर। ओके, नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ फायर इन हॉस्पिटल। इन जनरल देयर आर सो मेनी कॉजेस। ओके, आपको पता होगा कि अच्छी तरह से अगर हाउस कीपिंग नहीं है, कुछ चीजें मिस है, मीन्स जैसे कि मैंने कहा कि इतर या फ्लेमेबल लिक्विड से उसके साथ आपने कुछ कॉटन या लॉन्ड्री रखी है और उसके बाद उसके सामने भी कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस है, उसकी वजह से कुछ स्पार्क निकल रहा है तो आग बढ़ जाती है। तो पुअर हाउस कीपिंग इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ फायर इन हॉस्पिटल। और कुछ कॉजेस है जैसे कि स्मोकिंग मटेरियल्स, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन हॉस्पिटल। फिर भी अगर किसी प्राइवेट रूम में या पेशेंट के रूम में पेशेंट रिलेटिव या पेशेंट स्मोक कर सकता है, तो स्मोकिंग अच्छी तरह से बुझाई नहीं, मीन्स सिगारेट है अच्छी तरह से बुझाई नहीं है, मैच स्टिक है वो बुझाई नहीं अच्छी तरह से, और उसके अगर कोई कर्टन है या कोई कॉटन वेस्ट है तो उसकी वजह से भी आग लगने की चांस रहते हैं। स्मोकिंग मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस एंड इंटरटेनमेंट इक्विपमेंट्स, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हम देख रहे हैं, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये जो भी ऑफिस यूज के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको भी अगर इंस्टॉलेशन जो भी है हमारा, अगर आपने अच्छी तरीके से उसको प्लग नहीं किया है, लूज प्लग है या प्रॉपर 2 पिन 3 पिन नहीं है, तो उसकी वजह से ओवर हीटिंग, लूज कनेक्शन की वजह से ओवर हीटिंग और शॉर्ट सर्किट से आग लगने के चांसेस रहते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स, देयर आर सो मेनी मेडिकल इक्विपमेंट्स इन हॉस्पिटल। आपको मालूम है स्टार्टिंग में एक्सरे मशीन्स रहेंगे, एमआरआई मशीन्स रहेंगे, सोनोग्राफी मशीन्स रहते हैं। बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी मशीन्स रहते हैं वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल सोर्स पे ही चलती है। तो रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट्स है, ओके, सीटी, एमआरआई, और फिजियोथेरेपी में भी ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, उससे हीट जनरेट करते हैं हम। क्लॉथ वॉशर्स एंड ड्रायर्स, अगर ड्राइंग एंड वॉशिंग आपके लॉन्ड्री है और इधर ये वॉशिंग हो रहे हैं तो उसके जो मशीन्स रहते हैं उसको भी चांसेस रहते हैं आग लगने की। हीटिंग इक्विपमेंट्स लाइक बॉयलर्स, इंसिनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल स्टोव्स। अभी इलेक्ट्रिकल स्टोव जैसे कि मैंने कहा कभी कभी फिजियोथेरेपी में भी हम यूज़ करते हैं। सो इंसिनरेटर्स, बॉयलर्स रहते हैं, वो अगर है तो पैंट्री में कुछ ऐसे आपके जार्स, इलेक्ट्रिकल जार्स रहते हैं, पेशेंट को अगर कोई दूध या उसको गर्म करना है तो वो भी अगर इंस्टॉलेशन आपने प्रॉपर चेक नहीं किया है, उसका केबल प्रॉपर नहीं है तो उससे भी आग लगती है। अभी ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है जो भी हॉस्पिटल में आग लगती है वो बेसमेंट से स्टार्ट होती है नॉर्मली, और कैंटीन में आग लगने के चांसेस हॉस्पिटल में 68% रहते हैं। अब तक जो रिपोर्ट हुआ है 68% फायर स्टार्स फ्रॉम कैंटीन, ओके, किचन एरिया। सो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइटिंग इक्विपमेंट्स, कंटेंट ट्रैश एंड डेब्रिस, अगर अच्छी तरह से वेस्ट जो है आपका अच्छी तरह से सॉर्ट आउट सेग्रीगेट नहीं किया और उधर कुछ ऐसा हीट सोर्स है तो स्पार्क लगता है उसको, तो चांसेस रहते हैं आग की। कुकिंग इक्विपमेंट्स, बर्नर्स रहते हैं, एलपीजी का यूज़ करते हैं हम किचन में, उसकी वजह से भी हॉस्पिटल में चांसेस रहेंगे। और इंटेंशनल कॉजेस,
अभी कोई डेलिबरेटली या कोई इन केस ऑफ रियॉट कभी कभी नहीं कोई सेटिस्फाइड रहते, पेशेंट रिलेटिव सेटिस्फाइड रहते, तो चांसेस हो सकते हैं डेलिबरेटली कोई इंटेंशनली फायर का सीन जनरेट करे. ओके, सो दीज आर द कॉजेस ऑफ फायर इन हॉस्पिटल. नेक्स्ट, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये हम एक्सटिंग्विशर है, ये क्लास ऑफ फायर है, तो एग्जैक्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, आग बुझाने के लिए कौन सा मीडियम हम यूज करने वाले. सो देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ मीडियम extinguishing media. Different types of fire extinguishing media are used to fight different classes of fire. First of all, water. Water हम कौन से क्लास में यूज कर सकते हैं? क्लास ए, मतलब सॉलिड. कोई भी सॉलिड मटेरियल चल रहा है तो उस पर हम क्लास ए में वाटर यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर सॉलिड मटेरियल लेकिन उसको पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल है तो हम यूज करेंगे नहीं करना. अगर आप श्योर है कि उधर पावर सप्लाई टोटली कट ऑफ है तो उसको उधर हम वाटर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, मैकेनिकल फोम. जैसे मैंने कहा कि लिक्विड फायर है तो हम उसको फोम का यूज कर सकते हैं. मैकेनिकल फोम वी कैन यूज ऑन क्लास ए एंड क्लास बी टाइप ऑफ. क्लास बी मतलब लिक्विड फायर. किसी लिक्विड को, इम्प्लायमेबल लिक्विड को आग लगे तो उसको हम फोम अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड वन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. CO2 आग को मदद करता है? करता है? नहीं. ओके, तो CO2 अगर हम यूज करेंगे तो क्या होता है, अगर किसी वुडन मटेरियल को आग लगी या किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड को आग लगे तो उधर हम कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ऑब्वियसली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन उधर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन उधर से कम होगा. मीन्स ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगा CO2 और CO2 आग को मदद नहीं करता है, उसकी वजह से O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और CO2 का बढ़ेगा और आग बुझ जाएगी. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स हम एक क्लास, चारों क्लास पे यूज कर सकते. क्लास ए, बी, सी एंड डी. मीन्स क्लास सी मीन्स गैस फायर पे भी यूज कर सकते, मेटल की फायर है तब भी यूज कर सकते, सॉलिड की है तब भी यूज करते. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज करते समय हम आउटसाइड CO2 का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं कर सकते. सो जो भी हमारे प्रीमाइसेस है, ये हॉल रहेगा, कोई रूम्स रह गए, उधर हम CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज कर सकते हैं ऑन क्लास 4 मीन्स क्लास ए, बी, सी एंड डी. चारों टाइप ऑफ क्लास पे हम CO2 यूज कर सकते हैं. लास्ट वन, ड्राई केमिकल पाउडर. जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे पाउडर का मिक्सचर रहता है, वो प्रेशर से रहता है फायर एक्सटिंग्विशर में. अगर हम उसका यूज करेंगे तो वो स्प्रेड होता है, स्मॉदरिंग और ब्लैंकेटिंग वजह से आग बुझ जाती है. उसको हम कहेंगे ड्राई केमिकल पाउडर. वी कैन यूज ड्राई केमिकल पाउडर ऑन क्लास ए, बी एंड सी टाइप ऑफ फायर. ओके, तीनों टाइप पे, तीनों क्लास ऑफ फायर पे हम यूज कर सकते हैं पाउडर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर. उसकी वजह से उस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर को हम ABC एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं. ओके, तो आपको समझ में आया एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का क्या हम यूज कर सकते हैं, कौन से क्लास पे यूज करते हैं. नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे अगर फायर प्रिवेंशन के लिए या फायर आग लगने के बाद प्रोटेक्शन के लिए या फायर फाइटिंग के लिए कौन से सिस्टम, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं. तो आपके हॉस्पिटल में कौन से इक्विपमेंट्स है और जनरली कौन से इक्विपमेंट्स की प्रोविजन रहते हैं, उसके हिसाब से फायर फाइटिंग, फायर प्रोटेक्शन होता है. तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल फायर फाइटिंग सिस्टम. अगर आग लगी है तो आपको फायर फाइटिंग करना है तो उसमें 2 क्लास है, हैंड अप्लायंसेस एंड फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम. हैंड अप्लायंसेस में सैंड बकेट्स, रेड कलर के सैंड बकेट्स देखे आपने, किधर देखे? पेट्रोल पंप पे. ओके, और MSCB या MSCDCL का जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है उसके कंपाउंड के बाहर भी फायर बकेट्स भरे हुए रहते हैं. उसमें क्या रहता है? सैंड. उसको सैंड बकेट कहते हैं. वो हैंड अप्लायंस में हम उसको उठा के अप्लाई कर सकते हैं. जैसे हम सॉइल अप्लाई करेंगे वैसे सैंड को अप्लाई कर. फायर एक्सटिंग्विशर्स, आप सभी को बेसिकली तो मालूम होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है. रेड कलर का एक्सटिंग्विशर सिलेंडर आपने सभी प्रीमाइसेस में देखा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर. अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये इसका यूज हमें एज अ फर्स्ट एड करना है और इस ट्रेनिंग के बाद आपको इस फायर एक्सटिंग्विशर का बेसिक यूज कैसे करना है और कौन से टाइप ऑफ फायर पे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए. सो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे. अभी फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, हैंड अप्लायंसेस के बाद फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम. फिक्स मीन्स जो भी ऐसे इक्विपमेंट्स है, इंस्टॉलेशन है, वो बिल्डिंग को फिक्स है, बिल्डिंग को, आपके बिल्डिंग को फिक्स है, उसको हम फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कहेंगे. उसमें क्या रहते हैं? फायर पंप्स. फायर पंप मीन्स अगर पानी अप्लाई करना है इमरजेंसी में
तो आपके फायर पंप्स ऑटो कंडीशन में या वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, उसको फायर पंप कहते हैं। फायर हाइड्रेंट वॉल्व्स, इसके इमेजेस बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। रबर होज रील्स, होज बॉक्सेस एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो ऑडिटर में आपके सर के ऊपर आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, उसमें एक पेंडेंट टाइप डिवाइस भी दिख रहा है, उसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। तो ये जो हर एक स्प्रिंकलर का हेड है वो कंटिन्यूसली अटैच रहता है आपके ग्राउंड में जो फायर पंप्स है उसकी लाइन तक। उसमें क्या रहता है, ये जो रेड कलर की लाइन रहता है उसमें प्रेशर से पानी रहता है। ओके, तो उसका फंक्शन क्या है ये भी हम देखेंगे कैसा ऑपरेट होता है। तो ये फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में स्प्रिंकलर सिस्टम रहते हैं, हाइड्रेंट वॉल्व रहते हैं, और फायर अलार्म सिस्टम। अलार्म बजते हैं आपके हॉस्पिटल में कभी। ओके, तो फायर अलार्म सिस्टम में कंट्रोल पैनल रहता है, स्मोक डिटेक्टर्स रहते हैं। सीलिंग पे आपने अगर इधर नहीं है लेकिन पैसेज में आपने सीलिंग पे देखे होंगे, एक राउंड मटेरियल रहता है, एक डिवाइस रहता है, उसको हम स्मोक डिटेक्टर कहते हैं। स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट्स। ओके, ये है फायर अलार्म सिस्टम। मतलब आग लगने के बाद अलार्म बजने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसको हम फायर अलार्म सिस्टम कहेंगे। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, एट ए टाइम आपको सभी पब्लिक को एड्रेस करना है। ओके, तो हम पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का यूज करेंगे। उसमें क्या रहता है, माइक्स एंड स्पीकर। आपके कोड्स कैसे कॉल किए जाते हैं, कैसे अनाउंस होते हैं, थ्रू माइक्स एंड स्पीकर। सो PA सिस्टम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। अगर इवैक्यूएशन का मैसेज सभी स्टाफ को एट ए टाइम आपको देना है तो आपको ये PA सिस्टम की जरूरत होगी, क्योंकि हर एक फ्लोर पे आपके स्पीकर्स आएंगे, तो जब भी कोई अनाउंसमेंट होगी आपको सुनाई देगा और वो जो भी कोई गाइडलाइंस है आपको फॉलो करनी है। और भी एक क्लास है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अभी हम कहेंगे PPE। अभी ये कोविड की सिनेरियो में PPE सबको आपको मालूम है, लेकिन वो क्लिनिकल सेफ्टी के लिए है। अभी इंडस्ट्रियल या फायर सेफ्टी के लिए भी PPE रहता है। उसमें क्या रहता है, स्टार्टिंग में हम सेफ्टी हेलमेट रहते हैं, सेफ्टी गॉगल्स रहते हैं, मास्क भी रहते हैं उसमें, क्योंकि अगर स्मोक ज़्यादा है तो उधर आपको, और BA सेट रहता है, अगर ज़्यादा डेंस स्मोक है तो आपको BA सेट पहन के फायर फाइटिंग करने को निकलना है। फायर सूट रहता है, वो क्या रहता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट रहता है, तो फायर सूट रहता है। ओके, सेफ्टी शूज़ रहते हैं। ओके, सेफ्टी शूज़ आपको, तो ये जो भी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं उसको PPE कहेंगे। मीन्स ये फायर सेफ्टी या सेफ्टी रिलेटेड जो भी PPE इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हम कुछ इमेजेस देखेंगे, जस्ट आपको बताना है। ये रेड कलर का एक सिलेंडर ऐसा रोल, एक रील देखा होगा आपने, किधर देखा है, हर एक फ्लोर पे। आप सभी को एटलीस्ट ये इक्विपमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में किधर इंस्टॉल किए हुए आपको मालूम होना चाहिए। हर एक फ्लोर पे आपके पानी का कूलर जिधर है उसके ऊपर क्या है, ये रेड कलर का एक आपको रील रहेगा, उसमें एक पाइप रहेगा, उसको क्या कहेंगे, होज रील। अभी उसका यूज क्या है, क्या कौन बता सकता है आपको, उसका यूज क्या रहता है, आपको क्या लगता है? यस, उसको पानी अप्लाई करना उसमें। जस्ट उसको क्या करना है, अगर किसी फ्लोर, अभी उधर आपको मालूम है कि इधर होज रील है और सपोज ऑडिटर में आग लगी तो उधर से हम उस पाइप को डेरिल करके इधर तक ला सकते और उसका वॉल ऑन करके, माइनर फायर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो पानी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे हम पानी अप्लाई करेंगे तो 10 से 11 फीट तक आपको जेट मिलेगा पानी का, तो आग बुझ जाएगी। सो होज रील, इसका लोकेशन आपको मालूम होगा। इसको क्या कहेंगे हम, ये डिवाइस देखा आपने आपके हॉस्पिटल में, ओके, लिफ्ट के साइड में, ओके, मैनुअल कॉल पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, रेड कलर का बॉक्स रहता है, उसमें एक ग्लास रहते हैं, उसको एक कवर भी रहता है, वो कवर को उठा के आपको जस्ट ग्लास को ब्रेक करना है या पुश करना है। उसके बाद क्या होगा, उसको मैनुअल कॉल पॉइंट कहते हैं। उसके नाम में है, मैन्युअली आपको अगर कोई कॉल देना है, मतलब सपोज कि 7th फ्लोर पे कोई फायर है और आपको सिक्योरिटी या सभी सिस्टम को आपको बताना है, आपकी जो भी ART टीम है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उनको आपको अलर्ट करना है, तो उसको हम मैनुअल कॉल पॉइंट की ग्लास ब्रेक करके आपको ये MCP की ग्लास जब ब्रेक करेंगे आप, ऑब्वियसली डायरेक्टली कंट्रोल पैनल पे मैसेज आएगा कि 7th फ्लोर पे कुछ इमरजेंसी है, तो जो भी आपकी ART टीम है उधर आके फायर फाइटिंग या कुछ प्रिवेंशन मेजर करेंगे। सो मैनुअल कॉल पॉइंट, इसको क्या कह सकते हैं हम, यस, स्मोक डिटेक्टर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मोक डिटेक्टर, क्या लगता है आपको? नाम में है स्मोक डिटेक्टर। अगर किसी फ्लोर पे आग लगी है तो क्या होगा, उसमें से ऑब्वियसली स्मोक निकलेगा। अगर स्मोक उस स्मोक डिटेक्टर के चेंबर में जाएगी तो क्या करेगा, वो स्मोक डिटेक्टर अलार्म बजने के लिए कंट्रोल पैनल को मैसेज जाएगा और हुटर्स जो भी है आपके बजने लगेंगे। तो
टू सेंस द स्मोक एंड गिव मैसेज टू कंट्रोल पैनल। ओके, तो स्मोक डिटेक्टर का फंक्शन क्या है? स्मोक को सेंस करना और अलार्म के लिए कंट्रोल पैनल को मैसेज भेजना है। ये है स्मोक डिटेक्टर। आपके हॉस्पिटल में स्मोक डिटेक्टर का इंस्टॉलेशन किधर दिखाई दे रहा है आपको? पैसेजेस में। अभी इस ऑडिटोरियम में नहीं है, लेकिन पैसेज में अगर सीलिंग पे आप देखें तो एक ऐसा डिवाइस आपको नजर आएगा। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम? स्मोक डिटेक्टर। और इसके ऊपर एक इमेज है, उसको क्या कहेंगे हम? स्प्रिंकलर। ओके, तो स्प्रिंकलर हेड है। अभी इधर भी आप देख सकते हैं एक स्प्रिंकलर हेड है, उसमें एक ग्लास बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, उसमें रेड कलर का लिक्विड है। ओके, तो उसका फंक्शन क्या है? वो कैसे एक्ट हो सकता है? स्प्रिंकलर हेड, अभी जैसे मैंने कहा कि एक कंटिन्यूसली पाइप जो है वो अटैच रहती है फायर पंप के उधर तक, उसमें प्रेशर से क्या रहता है? पानी रहता है। सपोज इस फ्लोर पे आग लगी है, इधर आग लगी है, आग लगने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली हीट जनरेट होगी और उस हुटर्स जो भी है आपके बजने लगेंगे। तो टू सेंस द स्मोक एंड गिव मैसेज टू कंट्रोल पैनल। ओके, तो स्मोक डिटेक्टर का फंक्शन क्या है? स्मोक को सेंस करना और अलार्म के लिए कंट्रोल पैनल को मैसेज भेजना है। ये है स्मोक डिटेक्टर। आपके हॉस्पिटल में स्मोक डिटेक्टर का इंस्टॉलेशन किधर दिखाई दे रहा है आपको? पैसेजेस में। अभी इस ऑडिटोरियम में नहीं है, लेकिन पैसेज में अगर सीलिंग पे आप देखें तो एक ऐसा डिवाइस आपको नजर आएगा। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम? स्मोक डिटेक्टर। और इसके ऊपर एक इमेज है, उसको क्या कहेंगे हम? स्प्रिंकलर। ओके, तो स्प्रिंकलर हेड है। अभी इधर भी आप देख सकते हैं एक स्प्रिंकलर हेड है, उसमें एक ग्लास बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, उसमें रेड कलर का लिक्विड है। ओके, तो उसका फंक्शन क्या है? वो कैसे एक्ट हो सकता है? स्प्रिंकलर हेड, अभी जैसे मैंने कहा कि एक कंटिन्यूसली पाइप जो है वो अटैच रहती है फायर पंप के उधर तक, उसमें प्रेशर से क्या रहता है? पानी रहता है। सपोज इस फ्लोर पे आग लगी है, इधर आग लगी है, आग लगने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली हीट जनरेट होगी और उस जो बल्ब है उसको टेम्परेचर, अगर 68 डिग्री तक टेम्परेचर इस रेड ग्लास को बल्ब को लगेगा तो उसके बाद क्या होगा? तो ग्लास बल्ब ब्रेक हो जाएगा और प्रेशर से अप्लाई होगा पानी। ओके, तो इधर टोटल फ्लोर पे इधर पानी अप्लाई होगा और आग बुझ जाएगी। तो समझ में आया ये स्प्रिंकलर का मतलब? इससे पहले जस्ट आपको इतना ही मालूम होगा कि ये स्प्रिंकलर मतलब ये पानी ड्रॉप कर, लेकिन उसका फंक्शन कैसा है? पानी अप्लाई कब होगा, उसके लिए कितना टेम्परेचर जरूरी है, ये चीजें भी कुछ आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये इंस्टॉलेशन है, होजरिल किधर है, आपके एक्सटिंग्विशर किधर इंस्टॉल किए हुए, ये सभी का नॉलेज आपको रहना चाहिए। इमरजेंसी में इवैक्यूएट कैसे करना है, साइनेजेस का मतलब क्या है। तो एज अ फर्स्ट एड या आप एज अ स्टाफ आपको ये सब बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए। सो स्प्रिंकलर हेड का समझ में आया आपको फंक्शन? वो क्या करता है? वाटर स्प्रे करता है फ्लोर पे, अगर आग लगी है टेम्परेचर बढ़ेगा तो। उसके बाद कॉर्नर इमेज में एक रेड कलर का बॉक्स है, दिखाई दे रहा है सभी को, उसको होज बॉक्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? होज बॉक्स। उसमें एक होज रहता है, मतलब पाइप रहता है, और उसके बाद बाजू में एक व्हील रहता है और उसको एक वॉल रहता है। ओके, तो उसको हाइड्रेंट वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी आपके जो भी कूलर्स है हर एक फ्लोर पे, कूलर्स के उधर होजरिल और उधर होज बॉक्स और हाइड्रेंट वॉल है। अभी उसका क्या फंक्शन रहेगा? अगर मेजर फायर है, एक चीज है कि एक्सटिंग्विशर का यूज हम बेसिक माइनर फायर में करेंगे, लेकिन अगर मेजर फायर है और आपके ईआरटी टीम को प्रॉपर उसका हैंडलिंग एंड ऑपरेशन बताया हुआ है, ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो वो इस होज पाइप को निकाल के इधर अटैच करेंगे और इस वॉल को घुमा के वाटर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेजर फायर है तो उसका प्रॉपर यूज करना, उसका प्रेशर हैंडल करना, उसका ट्रेनिंग जरूरी रहता है ईआरटी टीम को। तो अगर मेजर फायर है तो ये होज पाइप निकाल के हर एक फ्लोर के जो भी है उसका लेंथ रहता है 15 मीटर्स तक, उसका यूज करके हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। उससे हम 30 से 40 फीट तक हम वाटर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रेशर हैंडल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। उसको कैसे? उसमें मिनिमम 5 to 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 5 से 7 बार तक का प्रेशर रहता है। अभी एक ड्रॉप अगर आपके उंगली पे गिरता है तो 1 बार प्रेशर रहता है, उसके 7 गुना प्रेशर उस होज को पकड़ने के लिए आपको जरूरत रहेगी। ओके, सो 7 बार प्रेशर आपको हैंडल करना है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी। और जो भी हमारे ईआरटी टीम रहेगी या आउटसाइड में जो भी फायरमैन रहते हैं उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे होल्ड करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो हाइड्रेंट वॉल, होज बॉक्स, ओके, ये है फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम के इक्विपमेंट्स।
अभी जैसे मैंने कहा कि एक्सटिंग्विशर के बारे में तो आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए, एक्सटिंग्विशर्स क्या है और उसका यूज़ कैसे करना है। सो रेड कलर के एक सिलेंडर है, उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। एक्सटिंग्विशर क्या है? इट इज़ हैंडी पोर्टेबल फायर फाइटिंग अप्लायंस विथ लिमिटेड कैपेसिटीज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया एंड यूज्ड एज अ फर्स्ट एड ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ फायर इन इनिशियल स्टेजेस। अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम फर्स्ट एड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर माइनर इंजरी है पेशेंट को कैजुअलिटी में, तो हम डायरेक्टली उसको ऑपरेट करने को लेते क्या? नहीं। तो आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसमें 4 से 5 kg तक एक्सटिंग्विशन मीडिया रहता है। अगर मेजर फायर है तो इसको उठा के आपको फायर फाइटिंग नहीं करना है। ओके, ये एज अ फर्स्ट एड डिवाइस है। हर एक फ्लोर पे आपको मालूम होना चाहिए एक्सटिंग्विशर किधर है। आपने देखे आपके हॉस्पिटल में ये डिवाइस, ये इक्विपमेंट, इसको क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। सो एज अ फर्स्ट एड मीन्स यूज इन इंटरमीडिएट बिटवीन डिस्कवरी ऑफ फायर एंड अराइवल ऑफ प्रोफेशनल फायर फाइटर्स। अभी देखो सभी जो भी फायर्स रहते हैं वो स्टार्ट में माइनर ही रहते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है बड़ी मेजर फायर में। सो आग को अगर माइनर स्टेज में ही एक्सटिंग्विश किया जाए तो ही आपका जो भी होने वाला नुकसान है उससे आप बच सकते हैं। सो एट इनिशियल स्टेज आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके एज अ फर्स्ट एड आग को कंट्रोल में लाना है। जब तक जो भी प्रोफेशनल फायर सेफ्टी फायर स्टेशन के जो भी फायर ऑफिसर्स रहेंगे, फायरमैन रहेंगे, उनके आने तक आपको इससे फायर फाइटिंग करना है। समझ में आया? यह है फायर एक्सटिंग्विशर। अभी बेसिकली देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स: वाटर, फोम, पाउडर एंड CO2। नाम पे ही आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है। वाटर में क्या रहेगा? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर मतलब पानी। फोम सॉल्यूशन रहता है उसमें। ओके, वो फोम सॉल्यूशन बाहर आता है तो एयर के साथ मिक्स होकर प्रॉपर यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फोम आपको मिल सकता है। थर्ड वन पाउडर, मतलब ड्राई केमिकल पाउडर उसमें रहेगी। ओके, लास्ट वन इज CO2। तो आपके हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में पाउडर एंड CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। ये एक मेटल का सिलेंडर रहता है। ओके, 4 kg कैपेसिटी का ये सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर है। उसमें क्या रहेगा? पाउडर टाइप ऑफ, मतलब पाउडर रहेगी लेकिन प्रेशर में उसे प्रेशराइज किया हुआ है। ओके, नाइट्रोजन या CO2 गैस से उसको प्रेशर किया हुआ रहता है ताकि वो जैसे हम प्रेशर रिड्यूस करें तो इसमें से पाउडर प्रेशर से बाहर आए। अभी ये 4 kg का सिलेंडर है तो 18 to 20 सेकंड में ही इसका यूज खत्म हो जाएगा। ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। इस पे एक मेटल बॉडी है, एक हैंडल है। ओके, इसको स्क्वीज ग्रिप या हैंडल, कैरिंग हैंडल कह सकते हैं। इसको एक पाइप दिखाई दे रही है आपको। इस पाइप को डिस्चार्ज नोजल या डिस्चार्ज पाइप कहते हैं। डिस्चार्ज पाइप और 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फायर एक्सटिंग्विशर के। इधर एक प्रेशर गेज रहता है, दिखाई दे रहा है आपको सभी को, प्रेशर गेज और सेफ्टी पिन। प्रेशर गेज का मतलब क्या रहता है? उसमें एक डायल रहते हैं और एक नीडल रहते हैं। प्रेशर गेज में 2 कलर रहते हैं, ग्रीन एंड रेड। अगर उस नीडल ग्रीन जोन में है तो उसका मतलब है आप इस एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। रेड में है मतलब इसका यूज हम नहीं कर सकते, ये प्रेशर नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपको प्रेशर देखना है। ओके, उस पर एक सेफ्टी पिन भी रहते हैं। अगर आपको कैरी करते समय ये हैंडल अगर एक्सीडेंटली दब गया तो क्या होगा? अंदर से पाउडर बाहर निकलेगी। इसकी वजह से इधर एक सेफ्टी पिन रहते हैं। तो सबसे पहले आपको सेफ्टी पिन है प्रॉपर वो देखनी है, प्रेशर गेज देखना है, और ये सब चीज़ें है। ये है सब कंस्ट्रक्शन, मीन्स ये जो एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स है इसको हम कैसे यूज करते हैं, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन रहता है, ये मैंने आपको बताया। सो ये ABC पाउडर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है। अभी पाउडर, फोम एंड वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं, वो उसका कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ये जो CO2 सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है उसका कंस्ट्रक्शन आपको जरा अलग दिख रहा है ऑब्वियसली। ओके, इसका हाइट ज़्यादा है और इसका जो भी बॉडी का थिकनेस है वो भी ज़्यादा है। मीन्स हमारे जो LPG सिलेंडर रहते हैं उसका भी थिकनेस ज़्यादा रहता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर का भी थिकनेस ज़्यादा रहता है, 4 to 5 mm तक थिकनेस रहता है। और उसमें खाली 4.5 kg CO2 है, लेकिन वो CO2 लिक्विड फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। LPG सिलेंडर में लिक्विड गैस जो रहता है हमारा LPG, वो कैसे फॉर्म में रहता है? आपने कभी सेंस किया है?
ऑब्वियसली वो क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। वैसे ही CO2 इसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही हम इसका नॉब ऑपरेट करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है गैस, और गैस इधर से बाहर आके हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका यूज़ करते समय कुछ अलग बात है, इसका कंस्ट्रक्शन अलग है, इसको भी सेफ्टी पिन है लेकिन वर्टिकली ऑपरेट है। इसको निकालने के बाद ही हम इसको नॉब, एक रिवॉल्विंग नॉब रहता है, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसमें से CO2 बाहर निकलेगा और हम उस गैस को अप्लाई कर सकते हैं फायर सीन पे। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्लास, चारों क्लास पे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज़ करते समय कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ज़्यादा कन्फाइंड स्पेस है, मीन्स छोटी सी रूम है, उधर जाके अंदर जाके हम अगर CO2 यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपको भी सफोकेट हो सकता है। तो उसकी वजह से ज़्यादा कन्फाइंड स्पेस में अगर फायर है तो उसमें CO2 हम यूज़ नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें CO2 गैस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज़ करते समय, ये जो जैसे मैंने कहा लिक्विड का गैस होता है, तो उस समय क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है और उसकी वजह से जो भी मेटल पार्ट्स है वो ठंडे पड़ते हैं। क्या होते हैं, ठंडे पड़ते हैं। तो आपको अगर CO2 का यूज़ करना है तो इसमें जो भी मेटल पार्ट्स लगे हुए हैं उसको कभी टच नहीं करना है, क्योंकि आपको फ्रोस्ट बाइट भी हो सकता है। इतना कम टेम्परेचर, और उसमें से आप अगर अप्लाई करते समय देखेंगे तो ऐसे आइस के पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर ये वेट में भी हेवी रहते हैं, 15 to 16 kg ग्रॉस वेट रहता है इसका। अभी ये पाउडर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर रहते हैं वो नॉर्मली 4 या ग्रॉस वेट 6 kg तक रहता है। तो बेसिकली हम इधर देख सकते हैं ये CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का। एक्चुअली CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर हवा रहेगी तो प्रॉपर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो CO2 यूज़ करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा, कि किसी भी मेटल पार्ट को क्या करना है, टच नहीं करना है। इधर एक मेटल फिटिंग है, इधर एक है, तो इसको हम यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन को उठाना है। ओके, अभी इधर से गैस जब निकलता है, लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट होता है गैस में, तो इसका ये डिस्चार्ज हॉर्न है, ये डिस्चार्ज पाइप है, उसमें इसका ये कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है, उसमें से एक बड़ा साउंड आता है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से साउंड आना नॉर्मल बात है, ये जस्ट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो आप क्या होगा कि आप घबरा जाएंगे, इसमें से साउंड क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, और उसमें से आइस के पार्टिकल्स भी आपको निकलते हुए दिख सकते हैं। ओके, सो अब इधर हम नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा खोल के हम देखेंगे CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकालता हूँ, और ये जो रिवॉल्विंग नॉब है उसको हम क्या करेंगे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इसमें से गैस निकलेगा। ओके, कितना बड़ा साउंड आया। ओके, तो अभी इतने 2 सेकंड में इतना बड़ा साउंड आता है, वो भी थोड़ा सा मैंने प्रेशर रिलीज किया तो ये साउंड आपको सेंस नॉर्मल है, आपको मालूम होना चाहिए। और अभी भी इसके जो मेटल पार्ट्स जो है ठंडे पड़ गए। ओके, तो इतने कम 2 सेकंड में इसके पार्ट्स ठंडे हुए, तो सोचो ये टोटल गैस हम यूज करेंगे तब ये जो भी मेटल्स पार्ट है उसके ऊपर आइस जमा होता है। तो आपको समझ में आया इसका साउंड और इसको यूज करते समय क्या प्रिकॉशन लेने। ओके, ये कौन सा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या है, CO2 लिक्विड है, लेकिन उसको यूज करते समय आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है। और कुछ चीजें, CO2 हम नॉर्मली किधर देखेंगे, CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रहते हैं वो सेंसिटिव रहते हैं, बरोबर है। सो अगर कोई आपके सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर्स है, कोई सर्वर रूम है, तो उधर हम CO2 अप्लाई करेंगे उस टाइप ऑफ फायर पे, तो कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा उसमें। मतलब आपके जो भी सेंसिटिव पार्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के, वो डैमेज नहीं होंगे। उसकी वजह से CO2 का यूज़ हम सर्वर रूम, इलेक्ट्रॉनिक रूम के बाहर ऐसे हम करते हैं। तो ये CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, ये सभी को मालूम होगा शायद। यस, क्या फॉर्मूला है, पास, PASS। P मतलब पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन रहती है उसको क्या करना है, पुल करना है। एम द नोजल एट द बेस ऑफ द फ्लेम, क्या करना है, एम किधर करना है, फ्लेम के बेस में। क्यों, अगर फ्लेम के ऊपर मारेंगे तो क्या होगा, जो भी पाउडर है आपका फोम वो फ्लेम के ऊपर से बैक साइड में चला जाएगा, लेकिन जो भी एक्चुअली मटेरियल जल रहा है, फ्यूल जल रहा है, उसके ऊपर स्प्रेड नहीं होगा। सो एम द नोजल ऑलवेज एट द
बेस ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के बेस में एम करना है, डायरेक्शन देना है, यस, स्क्वीज द ग्रिप, ये जो कैरिंग हैंडल है उसको दबाना है। उसके बाद क्या कहा, जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, पाउडर है, उसमें से निकल जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड करते समय लास्ट स्टेज इज फॉर स्वीपिंग मोशन। क्या करना है आपको, जैसे ब्रूमिंग करते हैं वैसे स्वीपिंग मोशन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि वो जो पाउडर है वो प्रॉपर तरीके से जो भी फ्यूल चल रहा है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। सो ये है फॉर्मूला PASS, पास। पुल द सेफ्टी पिन, एम द नोजल एट द बेस ऑफ द फ्लेम, स्क्वीज द ग्रिप एंड स्वीपिंग मोशन। लेकिन इन केस ऑफ CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर मैंने स्क्वीज क्या किया, नहीं, क्या किया, नॉब को एंटी क्लॉकवाइज। CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। हाँ, सेफ्टी पिन है लेकिन वर्टिकल है, उसको पुल करना है, एम तो करना ही। नॉर्मली CO2 गैस का फ्लड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, एक फ्लड जनरेट होता है, तो स्वीपिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूला ऑफ हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, पास। ओके, समझ में आया सभी को, PASS। अभी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ चीजें ऐसे हम बताएंगे कि सपोज अनफॉर्चुनेटली आपके हॉस्पिटल या कोई भी प्रीमाइसेस में आग लगती है, तो आपको क्या करना है, इफ देयर इज अ फायर व्हाट शुड आई डू। नॉर्मली ये जो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स है वो बताता है कि आपको रेस का फॉर्मूला फॉलो करना है। रेस मतलब R फॉर रेस्क्यू, आपको क्या करना है, जो भी नियर बाय फायर सीन के है उसको रेस्क्यू करना है। नेक्स्ट वन अलार्म, जैसे कि मैनुअल कॉल पॉइंट है, उससे आपको सभी को इंश्योर अलर्ट करना है, तो अलार्म करना है। कन्फाइंड, आग अगर एक रूम में है तो उसको आपको रूम डोर क्लोज करके कन्फाइन करना है। और इवैक्यूएट मतलब जो भी पेशेंट रहेगा, स्टाफ रहेगा, उधर से उनको आपको बाहर निकलना है। उसके लिए आपको इमरजेंसी एग्जिट इवैक्यूएशन प्लान के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर फायर लगी है और आपके पास कोई भी आप अकेले हैं, तो आपको क्या करना है, अपॉन डिस्कवरिंग ऑफ फायर इमीडिएटली शाउट लाउडली फायर फायर। आपको क्या करना है, शाउट करना है फायर फायर, ताकि आपके नियर बाय जो भी आपका स्टाफ रहेगा उसको पता चले कि कुछ इमरजेंसी है। शाउट लाउडली फायर फायर सो दैट नियर बाय स्टाफ विल रीच फॉर योर हेल्प। इफ फायर इज स्मॉल, पिकअप फायर एक्सटिंग्विशर फ्रॉम द क्लोजेस्ट फायर पॉइंट। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सटिंग्विशर का पॉइंट किधर है, आपका फ्लोर पे एक्सटिंग्विशर किधर इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, pick up the extinguisher from the closest fire point and start firefighting before reaching of the firefighting team और ERT टीम, इमरजेंसी रिस्पांस टीम के आने तक आपको फायर फाइटिंग करना है अगर फायर माइनर है तो। नेक्स्ट, अभी ERT क्या है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम। आपके हॉस्पिटल में एक ERT टीम रहेगी, उसमें सब टीम्स रहते हैं। रेस्क्यू टीम का फंक्शन क्या रहेगा, आपके जो भी पेशेंट्स है, स्टाफ रहेगा, उसको रेस्क्यू करना है। तो रेस्क्यू मेथड्स क्या रहेंगे वो भी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट, फायर फाइटिंग टीम, कोर फायर फाइटिंग टीम रहेगी, मीन्स उनको प्रॉपर जो भी फायर इक्विपमेंट्स हमने देखे उसका यूज कैसे करना है वो मालूम होना चाहिए। फायर फाइटिंग टीम, कॉर्डन टीम, अभी आग लगी है तो आपके पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव रहेगा वो पैनिक हो जाएंगे और वो भी उधर क्या करेंगे, बीड करेंगे, तो उसको कॉर्डन करना है। फायर का एरिया, फायर सीन का रूम को कॉर्डन करना है तो कॉर्डन टीम लगेगी। यूटिलिटी टीम, उसमें मेंटेनेंस और बाकी चीजें रहेगी। अगर आपको पावर सप्लाई कट ऑफ करना है किसी फ्लोर का, प्लम्बिंग या आपका हाइड्रेंट वॉल ओपन करना है, अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, उसमें प्लम्बिंग लगेगा, इलेक्ट्रिशियन लगेंगे, तो यूटिलिटी टीम में वो रहेंगे। फर्स्ट एड टीम, आपके जो नर्सिंग या क्लिनिकल स्टाफ, डॉक्टर्स एंड नर्सेस रहेंगे, वो फर्स्ट एड करेंगे। अगर कोई इंजुरी है ड्यू टू कोड रेड या फायर सीन की वजह से, फर्स्ट एड टीम भी उधर चाहिए। और साल्वेज टीम, साल्वेज में यस, साल्वेज मतलब क्या रहता है, अगर हो सके तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी का लॉस ज्यादा हो रहा है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ वाटर वाइल फायर फाइटिंग, पानी अप्लाई करने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी भी हमारा डैमेज कुछ हो सकता है, तो उसको अगर आपको बचाना है तो उसमें जनरल स्टोर डिपार्टमेंट के जो भी आपके स्टाफ रहेगा या IT डिपार्टमेंट का स्टाफ रहेगा, तो उसको अगर आपको कुछ चीजें ऐसे बचानी है तो उसको साल्वेज टीम में हम एलोकेट कर सकते हैं। सो ये है इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसके बारे में डिटेल में आपके जो भी ERT टीम है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी इफ हेल्प नॉट अवेलेबल, आप अकेले ही है तो डायल क्या करना है, 5555। ओके, आपका हॉस्पिटल का इमरजेंसी कोड रेड का एक्सटेंशन क्या है, उसको डायल करके नोटिफाई द फायर इमरजेंसी।
प्रोवाइड योर नेम, डिपार्टमेंट, आपका नाम और आग किधर लगी है उसका लोकेशन, डिपार्टमेंट बताना है ऑपरेटर को. ऑपरेटर विल इन्फॉर्म टू ERT, वट एवर द टीम रहेगी आपकी, उनको मैसेज जाएगा या अनाउंस होगा कोड. देन इवैक्यूएट द अफेक्टेड प्लेस इफ फायर इंक्रीजेस. इवैक्यूएट करना है मतलब उधर से आपको टोटल स्टाफ को बाहर निकलना है. इवैक्यूएट अफेक्टेड प्लेस इफ फायर इंक्रीजेस एंड ट्राई टू एक्सटिंग्विश फायर विद द हेल्प ऑफ एक्सटिंग्विशर. ओके, अगर हेल्प नहीं है तो. नेक्स्ट, अभी हेल्प है तो उसको डायल करने के लिए बोलिए 5555 नोटिफाई द फायर इमरजेंसी. सेम प्रोसीजर है. सेकंड रिस्पॉन्डर क्या करेगा, अगर सेम फ्लोर से हेल्प लेगा और स्टाफ को इवैक्यूएट करेगा अफेक्टेड एरिया से, एंड ही शॉल कॉर्डन द एरिया, रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट, असिस्ट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. मीन्स अगर अननेसेसरी उधर क्राउड नहीं होनी चाहिए उसके लिए क्राउड कॉर्डन भी करना है, वो करेगा सेकंड रिस्पॉन्डर. नेक्स्ट, एक्शन आफ्टर रिसीविंग द कॉल. अभी ERT टीम कैसे फंक्शन करेंगी. फायर फाइटिंग टीम विल इमीडिएटली रीच द लोकेशन ऑफ फायर एंड स्टार्ट एक्सटिंग्विशिंग फायर. टेलीफोन ऑपरेटर विल अनाउंस कोड रेड विथ लोकेशन थ्रू PA सिस्टम. Staff will be evacuated from affected area to safe location of same floor or as per the requirement. अभी शिफ्ट करना है किसी अफेक्टेड पेशेंट या किसी को, तो कैसे करना है उसके भी कुछ मेथड्स है इवैक्यूएशन के, वो देखेंगे. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ इन अफेक्टेड एरिया विल बी असेस्ड एंड डिसीजन विल बी टेकन. क्लिनिकल स्टाफ विल डू अल्टरनेट अरेंजमेंट बिफोर कट ऑफ द ऑक्सीजन. अगर वेंटी पे पेशेंट रहेगा उस पेशेंट को शिफ्ट करना है. जैसे कि अहमदाबाद फायर में आपने देखा, जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ थे उन्होंने 2 लोगों को तो एटलीस्ट 2 पेशेंट को तो बचाया. एक ऑक्सीजन ही उधर लीक हुआ था और आग लगी थी. ओके, तो लॉकडाउन में वो सीन हुआ था अहमदाबाद में. तो उधर क्लिनिकल स्टाफ ऐसे अरेंजमेंट करेंगे. स्ट्रेचर्स, बेड्स, व्हील चेयर्स एंड स्पेस फॉर पुटिंग बेड्स विल बी अरेंज इन केस देयर इज नीड ऑफ पेशेंट इवैक्यूएशन. मीन्स जो भी ERT टीम के टीम्स मेंबर्स है, यूटिलिटी टीम है, रेस्क्यू टीम है, उनको फंक्शन में आ जाएगी. क्या एक्शन हो जाएगा अगर कोड अनाउंस होता है तो. नेक्स्ट, इवैक्यूएशन इन केस ऑफ मेजर फायर ऑफ द if the fire is not extinguished, the fire and safety officer or whatever the team member for code red in your hospital will take the decision of evacuation depending of the fire extent of fire. आग का एक्सटेंट क्या है, माइनर फायर है तो सेम फ्लोर पे अगर आपको इवैक्यूएट करना है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन करेंगे. नेक्स्ट, इवैक्यूएशन में अगर मेजर फायर है तो पूरी बिल्डिंग आपको खाली करनी है. ओके, सो टाइप्स ऑफ इवैक्यूएशन में हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन ऑन सेम फ्लोर. मींस 701 में सपोज आग लगी है, कुछ माइनर फायर है तो पेशेंट को आपको ऑब्वियसली शिफ्ट करना पड़ेगा 705 में, 2 में, 3 में. ओके, तो सेम फ्लोर पे आपको शिफ्ट करना है तो उस टाइप ऑफ इवैक्यूएशन को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन. वर्टिकल इवैक्यूएशन में अगर ऐसा लग रहा है कि टोटल फ्लोर अफेक्ट होने वाला है, बाद में स्मोक निकल रहा है फायर की वजह से, तो आपको क्या करना है, वर्टिकल इवैक्यूएट करना है तो 2 फ्लोर अप करना है. अगर अप करना है तो 2 फ्लोर अप या 1 फ्लोर डाउन, क्योंकि आग जब भी निकलती है, स्मोक जब भी निकलता है, फ्लेम जब भी निकलते हो, अपवर्ड साइड में प्रोसीड होती है. सो 1 फ्लोर डाउन या 2 फ्लोर अप. सेफ, बेसिकली सेफ क्या रहता है, आपको डाउन प्रेफर करना है. ओके, और लास्ट वन इज फुल इवैक्यूएशन. मतलब अगर मेजर फायर है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो आपको मैसेज दिया जाएगा फुल इवैक्यूएशन का. मतलब क्या करना है, फुल इवैक्यूएशन में आपको सभी बिल्डिंग को खाली करना है. और खाली करते समय आपको इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान या जो भी इमरजेंसी एग्जिट्स के जो भी साइनेज है, क्योंकि हो सकता है नाइट में फायर हो तो आपको नहीं दिखाई दे, तो साइनेज का डायरेक्शन लेके आपको इवैक्यूएट होना है थ्रू फायर एग्जिट. कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करना है. ओके, तो इवैक्यूएशन करते समय कुछ गाइडलाइंस है वो हम देखेंगे. आपको ये इवैक्यूएशन के बारे में ये 3 टाइप्स समझ में आए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फुल इवैक्यूएशन. ओके, इवैक्यूएशन करते समय आपको कुछ चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए. सबसे पहले है सेफली स्टॉप योर वर्क एंड गैदर योर पर्सनल बिलोंगिंग इफ इट इज सेफ टू डू. ओके, अगर सेफ है तो ये आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको कलेक्ट करना है और उधर से निकलना है. इफ सेफ क्लोज योर रूम डोर्स एंड विंडोज बट डू नॉट लॉक देम. क्या करना है, अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी रूम में आग लगे तो उसको क्या करना है, क्लोज करना है, लेकिन लॉक नहीं करना है. लॉक क्यों नहीं करना है, लॉक की आपने लॉक की तो क्या होगा, आपकी ERT टीम आने के बाद उसको लॉक को तोड़ने
और उसमें जो भी टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी लॉक नहीं करना है, क्लोज करना है। क्लोज इसलिए करना है कि आपको क्या कहा, जैसे मैंने रेस में कन्फाइन मीन्स आपको एक रूम से दूसरे रूम में फैलने की आपको फैलने नहीं देनी चाहिए, इसलिए कन्फाइन करना है। मतलब क्लोज योर रूम डोर्स, डू नॉट लॉक देम एंड प्रोसीड टू असेंबली पॉइंट। स्टे काम, डू नॉट रन, वॉक फास्ट एंड डू नॉट पैनिक। कभी भी पैनिक नहीं होना और भागना नहीं है। भागते समय हो सकता है आप गिर सके और आपके गिरने की वजह से बाकी के सब आपके ऊपर गिर सकते हैं, तो स्टैम्पेड की सिचुएशन भी आ सकती है। सो स्टे काम, डू नॉट रन, वॉक फास्ट एंड डू नॉट पैनिक। यूज द नियरेस्ट सेफ स्टेयर्स एंड प्रोसीड टू द नियरेस्ट एग्जिट। डू नॉट यूज एलिवेटर एंड लिफ्ट। कभी भी आग की सीन में, फायर इमरजेंसी में, कोड रेड में लिफ्ट या एलिवेटर का यूज करना है नहीं करना है। ओके, सो डू नॉट यूज एलिवेटर और लिफ्ट। वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स एट असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट क्या रहता है आपके प्रीमाइसेस में? असेंबली पॉइंट किधर है? यस एनीबॉडी? असेंबली पॉइंट ठीक है। Wait for instruction from emergency responders at assembly point. Do not re-enter the building or work area until you have been instructed to do so by emergency responder. Do not leave the assembly area until all clear is given by the operation manager. Next. Assembly point. कभी भी फुल इवैक्यूएशन का मैसेज दे जाने के बाद पीए सिस्टम पे अगर मेजर फायर है तो आपको इवैक्यूएशन मतलब आपको घर में नहीं जाना है। किधर जाना है? असेंबली पॉइंट पे जाना है। तो आप सभी को इमरजेंसी में आपको मालूम होना चाहिए कि असेंबली पॉइंट किधर है। तो आपके बिल्डिंग के बाहर जो टू व्हीलर पार्किंग एरिया है, जैसे कि आपके मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि उधर आप असेंबली पॉइंट करने वाले, तो क्या यूज हो सकता है असेंबली पॉइंट में रुकने का? क्या मतलब हो सकता है? आपको क्या लगता है? अगर कोई बड़ी आग लगे और असेंबली पॉइंट में गैदर होने का फुल इवैक्यूएशन का मैसेज दिया गया है, तो क्या यूज हो सकता है उस असेंबली पॉइंट पे? आपको जाके क्यों रुकना है? क्या लगता है आपको? लोग काउंट करने का। गुड गुड। घायल, ओके गुड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फुल इवैक्यूएशन के बाद में आपको जस्ट भाग के पैनिक होके घर नहीं जाना है, उधर आके आपको रुकना है। तो आपके जो भी डिपार्टमेंट वाइज आपको लाइन में रुकना है। आपकी जो भी एचओडी इंचार्जेस रहेंगे या सिस्टम से आपको पता चल सकता है कि टुडे मॉर्निंग शिफ्ट है या जनरल शिफ्ट है या कोई भी शिफ्ट में आपका कितना स्टाफ इन हुआ है, कितना स्टाफ इन हुआ है, और उस असेंबली पॉइंट में कितने स्टाफ, कितने आदमी आपके उधर गैदर है, प्रेजेंट है। हो सकता है कोई जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई स्मोक की वजह से या फायर इंजरी की वजह से उधर किसी जगह पे फंस गया हो, तो उसका हेड काउंट आपको टैली हो जाएगा। ओके, तो असेंबली पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। असेंबली पॉइंट किधर है, आपका फायर बम हाउस किधर है, ये आपके प्रीमाइसेस में फायर फाइटिंग की इंस्टॉलेशंस किधर है। अभी सभी इंस्टॉलेशंस का हमने फंक्शन देखा, आपको समझ में आया सब। फायर एक्सटिंग्विशर किधर है, होज ड्रिल किधर है, होज बॉक्स किधर है, स्मोक डिटेक्टर क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज क्या है, असेंबली पॉइंट का मतलब क्या है, उधर जाके क्यों रुकना है, आपको समझ में आया सब। ओके, और एक चीज रहती है नेक्स्ट, असेंबली पॉइंट के बाद और एक चीज रहती है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रेफ्यूज एरिया। अभी रेफ्यूज एरिया किधर है आपके हॉस्पिटल में? किसी को भी मालूम नहीं है? अच्छा ठीक है, रेफ्यूज एरिया मतलब कुछ आइडिया? ओके, यस, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट और नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से ऐसे कुछ प्रोविजंस रहते हैं वाइल बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन करते समय कुछ बिल्डिंग के, कि अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 24 मीटर से ज्यादा है, आपकी बिल्डिंग हाई राइज है, मतलब 6 या 7 फ्लोर से ऊपर, मीन्स 24 मीटर से अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट है, तो एक ऐसा फ्लोर, एक ऐसा एरिया, डिपेंडिंग अपॉन योर जो भी स्टाफ रहेगा उधर कोई रहेगा, उसके हिसाब से कुछ ऐसा एरिया आपको 24/7 ओपन या खाली रखना पड़ता है। उसको कहते हैं हम रेफ्यूज एरिया। अभी रेफ्यूज एरिया 24/7 खुला छोड़ने की क्या जरूरत है, उसका क्या फंक्शन रहते हैं? तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर सपोज लिफ्ट का यूज करेंगे, अब नहीं करेंगे, अगर स्टेयरकेस में भी अगर स्मोक फ्लड हुआ है तो स्टेयरकेस से भी आप नीचे
एग्जिट नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना है, रेफ्यूज एरिया में जाके रुकना है। तो क्या होगा, अगर फायर ब्रिगेड का जो भी लैडर रहता है, एरियल लैडर प्लेटफॉर्म, वो 7th फ्लोर तक 24 मीटर्स तक उसका लैडर रहता है, उधर से आपको इवैक्यूएट कर सकते हैं। इन बिटवीन उधर एक एरिया उसका यूज ऐसा भी हो रहा है कि कोई पेशेंट या किसी पेशेंट को उधर रुकवाना है, पेशेंट को तो हम जल्दी से स्टेयर से नीचे इवैक्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेचर्स एंड व्हील चेयर्स आपके स्टेयर से ऑपरेट नहीं होंगे। उसके लिए रेस्क्यू करते समय कुछ ऐसे जोली स्ट्रेचर्स, कैनॉट स्ट्रेचर रहते हैं, उसके ऊपर लेके हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है और कुछ मेडिकल पर्सन्स भी उनके साथ रुकने हैं, तो आपको रेफ्यूज एरिया में जाके रुकना है। तो रुक जाने के बाद अगर फायर डिपार्टमेंट के जो भी लैडर्स आएंगे उधर से आपको रेस्क्यू करेंगे। तो समझ में आया रेफ्यूज एरिया? शायद आपके फ्लोर में सर 8th फ्लोर पे रेफ्यूज एरिया है, 7th फ्लोर के ऊपर क्या है, 8th फ्लोर, उधर कुछ वैकेंट एरिया रखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेफ्यूज एरिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में 8th फ्लोर पे रेफ्यूज एरिया है। द बिल्डिंग अबाउट 24 मीटर्स हाइट, उसके जो भी एनबीसी की प्रोविजंस है उसके हिसाब से आपको एक एरिया ऐसा रखना पड़ता है, उसको कहते हैं रेफ्यूज एरिया। समझ में आया रेफ्यूज एरिया? असेंबली पॉइंट, फायर पंप हाउस किधर है आपका, फायर का पंप हाउस, ऑक्सीजन प्लांट मालूम है, उसके बैक साइड में फायर का पंप हाउस है। और इंस्टॉलेशन तो आपको मालूम होना चाहिए, एक्सटिंग्विशर किधर है, आपको फर्स्ट एड, आपको सभी को फायर एक्सटिंग्विशर का यूज आना चाहिए। इसीलिए हमने इसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन रखा है, जस्ट पास का फॉर्मूला लगा के यूज करके आपको आग बुझानी है। ओके, आपका ये पोस्ट इवैल्यूएशन, पोस्ट ट्रेनिंग क्वेश्चन है वो तो रहेगा, लेकिन मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको जनरल फायर सेफ्टी। अभी लेडीज लोग, हेलो, किचन में अगर आप काम कर रहे हैं तो डोमेस्टिक फायर, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी का यूज करते हैं, फ्राइंग करते हैं, आप फ्राइंग पैन में अगर फ्राइंग करते हैं, फ्राई करते समय उस फ्राइंग पैन में आग लगी है तो क्या करते हैं आप? यस, क्या करते हैं बोलो ना। हाँ, कपड़ा, हाँ, तो हाँ, हेलो, यस। अभी दो चीजें, एक कपड़ा, इन्होंने बोला कपड़ा, लेकिन कपड़ा जो है उसको गीला करके कवर करना है। और एक चीज जो इन्होंने बताई, गैस का सप्लाई कट करना है। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, ऑलरेडी फायर लग गई है। जो नीचे का आपका बर्नर में से गैस निकल रहा है वो सोर्स बंद हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी फ्राइंग पैन में आग लगी है, वो बुझेगी नहीं हुई, उस पर ढक्कन रखना है। यस, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा सा लीड रहेगा कोई तो उसको आपको उसके ऊपर ढक्कन रखना है। और ढक्कन रखने के बाद क्या होगा? आग बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? हमने देखा ऑक्सीजन, उससे उधर से हमने आग को भूखा रखा, स्मॉदरिंग, ब्लैंकेटिंग किया। ओके, गुड। उसमें पानी डालेंगे फ्राइंग पैन में तो क्या होगा? अगर ऑयल फायर है, फ्राइंग पैन में आपने पानी डाला, क्या होगा? आग बढ़ेगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत कम रहता है और ऑयल का, अगर ऑयल बॉईल हो रहा है तो उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। पानी बॉटम में जाएगा और उसका ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर ऑयल का ज्यादा रहता है, और आग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी ऑयल जलता हुआ ऑयल सभी रूम में आपके फैलेगा और पील फायर हो जाएगी। तो कभी भी ऑयल फायर में पानी अप्लाई नहीं करना है। ओके, और ऐसे कुछ चीजें डोमेस्टिक जनरल लाइफ में आपको फायर सेफ्टी में पूछनी है। ये वन वे इंटरेक्शन हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, खाली मैं ही सवाल कर रहा हूँ, मैं ही आंसर दे रहा हूँ। हाँ, अभी एक दो रिस्पॉन्स अच्छे रहे। एलपीजी लिखे आपके रूम में, आपके किचन में, आपके घर में, क्या करेंगे? यस, ओके, मीन्स सोर्स बंद किया, गुड। स्विच के बारे में क्या रखता है? ओपन क्लोज, ओपन द विंडोज एंड डोर्स। लाइट स्विच का क्या करना है? एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी लाइट स्विच को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि उधर एलपीजी लीकेज है तो ऑन है तो ऑन रखना है, ऑफ है तो ऑफ रखना है। क्योंकि ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे उस समय आपने अगर ठीक से देखा होगा तो एक स्पार्क दिखाई देता है कभी कभी,
मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाई देता है। तो वो स्पार्क अगर एलपीजी को कैच करेगा तो क्या होगा, आग लग जाएगी। सो कभी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को एलपीजी लीकेज के टाइम में हाथ नहीं लगाना है। विंडोज और डोर्स ओपन करने ताकि बाहर की हवा अंदर आके एलपीजी बाहर निकले। और कुछ चीजें है, एलपीजी क्या रहता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटिल प्रोपिल गैस रहता है, वो ओडरलेस रहता है नॉर्मल, लेकिन उसको स्मेल करने के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए उसमें एक केमिकल ऐड किया हुआ रहता है, इथेन ऑयल करके, उसको उसकी वजह से हमें स्मेल आता है। और एलपीजी गैस क्या रहता है, नॉर्मल एयर से क्या रहता है, हेवी रहता है। क्या रहता है, हेवी। तो वो क्या करता है, नीचे से बढ़ते बढ़ते हुए आता है, डायरेक्टली ऊपर से उसका फ्लड नहीं रहता, तो नीचे से बढ़ते हुए आता है। हो सकता है आपको सेंस भी नहीं हो स्मेल का, और अगर कोई इग्निशन सोर्स आप डाले तो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए एलपीजी हमेशा याद रखिए, अगर एलपीजी सिलेंडर का वॉल में से गैस लीक है और उसको आग लगी है और उसके साइड में कोई कंबस्टिबल मटेरियल जलने वाला मटेरियल नहीं है, तो कोई भी डेंजर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो 14 केजी 15 केजी जो भी रहेगा वो जल जाने के बाद गैस नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगी। लेकिन उसके साथ उसके फ्लेम्स में अगर कोई आपका कपड़ा आ रहा है, कोई बॉक्स आ रहा है, कोई कंबस्टिबल मटेरियल है, तो उसकी वजह से आग बढ़ जाती है। उसकी वजह से अगर वॉल में से एलपीजी लीक है तो जस्ट आपको क्या करना है, रेगुलेटर बंद कर सकते तो करना है, या बड़ी सी बाल्टी लेके उसके ऊपर आपको जस्ट ये करना है और बाद में रेगुलेटर स्विच ऑफ करना है। लेकिन अगर किसी रूम में अदर सोर्स की वजह से आग लगे और उधर एलपीजी बाहर से जल रहा है, क्या हो रहा है, बाहर से जल रहा है, तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन रहती है अगर एलपीजी गैस को बाहर से आग लगे। क्योंकि अगर एलपीजी सिलेंडर बाहर से जल रहा है तो अंदर का जो लिक्विड रहता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इतना बढ़ जाता है कि हमारी जो एलपीजी की सिलेंडर 4 to 5 mm थिकनेस का एमएस का शीट भी ब्लास्ट हो जाता है। आपने वीडियो में देखा होगा, ऐसे सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं क्योंकि उसको बाहर से टेम्परेचर लगता है। इसीलिए अगर बाहर से कोई एलपीजी सिलेंडर जल रहा है तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, उसको पहले कूलिंग करते रहने चाहिए। हो सके अगर पॉसिबल है तो उसके बॉडी के ऊपर पानी अप्लाई करना है। पानी अप्लाई करने के बाद में हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और उसकी वजह से वो अंदर से टेम्परेचर जो है प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ओके, अगर किसी आदमी को आग ने पकड़ा है, क्या करेंगे, कोई आदमी है, वो वीडियो लगाना, ब्लैंकेट डालेंगे उसको। ओके, और अभी किसी आदमी को आग ने पकड़ा है तो उधर आके आपके सामने वो नहीं रुकेगा कि मेरे ऊपर ब्लैंकेट डालो, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, वो जस्ट आपको डायरेक्टली हक करने को दौड़ेगा, जैसे कि ये वीडियो में देखा। जब भी किसी आदमी को आग लगती है तो आदमी ऐसा पैनिक होता है। वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में देखा, रिप्ले करो। वो रुक रहा है किसी के साथ सामने, मुझे ब्लैंकेट करो, नहीं रुकेगा। ठीक है, तो क्या करना है, क्या लगता है आपको ऐसे केस में क्या करना है आपको? हो सके तो उसको जमीन पे ड्रॉप करना है, सेफली उसको जमीन पे ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद ऑब्वियसली वो भागेगा नहीं, और भागने की वजह से क्या होता है, आग बढ़ जाती है। तो उसको ड्रॉप करना है, उसके बाद ब्लैंकेटिंग रोल करना है, उसको ब्लैंकेटिंग करना है, उसके बाद फर्स्ट एड बाकी सब कुछ, लेकिन उसको पहले सेफली ड्रॉप हिम ऑन द ग्राउंड, सेफली ड्रॉप करना है और रोल करना है। ओके, Shut down the power when there is fire due to electricity. Then find out the capacity of fire needed, heat, or heat, and extinguish accordingly. Method to operate fire cylinder. Read the labels and learn how to operate fire extinguisher.
precautions again during firefighting. Don't use water for extinguishing fire on electrical equipment. It may give electric shock. While using carbon dioxide cylinders, cylinder and hose become liquid, which may cause cold burn. Therefore, use it without touching metallic parts with hands. Hold hose also at the right places. Don't obstruct access to fire extinguishers. If you don't know firefighting, seek help immediately. समझ में हाउ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर। और जैसे मैंने कहा कि फायर ब्लैंकेट्स रहते, तो फायर ब्लैंकेट्स का यूज कैसा रहता है हम देखेंगे। अभी जनरल सेफ्टी में भी हम बहुत ज़्यादा बार बोलते हैं कि सेलफोन का यूज़ पेट्रोल पंप पे नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे लोग कैजुअल लेते हैं। तो आपके इधर भी सपोज हाईवे पे कोई ऐसा इंसिडेंट है, आपके इधर पंपिंग स्टेशन है नियर बाय, पंपिंग स्टेशन में भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि पेट्रोल पंप उधर पेट्रोल के जो भी टैंक पेट्रोल के टैंक रहते हैं उसको रिफिलिंग करते हैं उधर, उसमें से भी अगर कोई टैंकर का इंसिडेंट हुआ है तो उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा है, उस टाइम पे आपको कभी भी सेलफोन का यूज़ नहीं करना है। आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे कि सेलफोन का यूज़ करने के बाद क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। तो उसमें से एक इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ। सभी को पहले चाय पीनी या सर एक सवाल पूछने का था। कार का जब आवाज को फायर ब्लैंकेट से आपको बुझा रहे थे, तो ब्लैंकेट्स कितने में आ गए? वो स्पेशल मटेरियल रहता है एस्बेस्टॉस का, एस्बेस्टॉस के फायर ब्लैंकेट्स रहते हैं, वो आग से जलते नहीं है। ओके, अभी एक वीडियो देखेंगे हम, उसने जस्ट कॉल को रिसीव किया, अभी फायर टैंक के ऊपर जाके लीड खोला और कॉल रिसीव किया, तो क्या हुआ देखेंगे हम। अभी उसने लीड निकाला और कॉल रिसीव किया। और रिप्ले फिर से देखिए, अभी उसको एक कॉल आया, तो आप अभी इसको तो क्या आपको क्या लगता है क्या हुआ इधर, क्या हुआ? अभी जो भी टैंक था वो फ्लेमेबल लिक्विड का रहेगा, पेट्रोल रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो उसमें अगर लीड खोला तो उसमें से वेपर्स आते हैं, तो पेट्रोल के वेपर्स आपको आग से दिखाई नहीं देते, वो टोटली इनविजिबल रहते हैं, लेकिन उसका क्या बनता है, ऐसा क्लाउड बनता है। और उस क्लाउड को अगर छोटा सा भी स्पार्क लगे तो वो एक्सप्लोजन में कन्वर्ट होता है। तो इधर थोड़ा सा ही क्लाउड था, तो उसको मिनिमम 50% तो वो बर्न होगा वो कैजुअलिटी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें रहते हैं, हम ऐसे बहुत कैजुअल लेते हैं कि पेट्रोल पंप पे भी रिफिलिंग करते समय हम कॉल को रिसीव करते हैं। तो ऐसा अप्रोच मत रखिए। हाईवे पर अगर किसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, कोई टैंक लीक हो रहा है, तो उधर आपको उधर से दूर ही रहना है। ओके, और सब फायर सेफ्टी की प्रिकॉशंस लेके आपको सब फायर इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। और भी कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम ग्राउंड पे एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे करेंगे, छोटी सी फायर लगा के देखेंगे। ओके, थैंक यू। ये पोस्ट ट्रेनिंग का करिए, पोस्ट इवैल्यूएशन। रेडियोलॉजी कौन है? अच्छा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट।
आपके TLD बैचेस है क्या? TLD बैचेस वीडियो वीडियो अभी रेस्क्यू करते समय कुछ ऐसे टेक्निक्स रहते हैं, इसको ब्लैंकेट ड्रैग कहते हैं। अगर आप एक ही है और पेशेंट को रेस्क्यू करना है और पेशेंट या कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हेवी है तो ब्लैंकेट डाल के उसके ब्लैंकेट और शर्ट को पकड़ के उसको ड्रैग करके आपको उस पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये रेस्क्यू टीम जो भी ERT टीम आपकी रहेगी, रेस्क्यू टीम को इसका प्रॉपर ट्रेनिंग हम देंगे। अगर चेयर है, दो रेस्क्यूअर है तो चेयर के साथ पेशेंट को ऐसे लिफ्ट करके आप शिफ्ट कर सकते हैं, चेयर लिफ्ट कहते हैं इसको। नेक्स्ट, अगर कोई जैसे मैंने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लैडर नहीं उनके पास तो एक चेयर नॉट करते हैं, रोप की एक चेयर नॉट बनाते हैं और उसको इधर और इधर पेशेंट को लगा के पेशेंट को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। वन मैन ऑपरेशन, ये जो फर्स्ट मेथड दिख रही है आपको उसको फायरमैन लिफ्ट कहते हैं। इसको अगर पेशेंट को एब्डोमिनल या स्पाइनल इंजरी कोई नहीं है, पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस भी है तो उसको हम ऐसे फायरमैन लिफ्ट करके नीचे ले सकते हैं। नॉर्मली जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स रहते हैं वो लैडर से भी वो पेशेंट या डेथ भी कैजुअलिटी है तो उसको नीचे लेते हैं इस फायरमैन लिफ्ट का यूज़ कर। और सेकंड मेथड है फोर मेथड, जस्ट आपको क्राउलिंग करते हुए पीछे हुए खींचना है कैजुअलिटी को, अगर कोई स्लैब गिरा है आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट, बैकवर्ड ड्रैग, जस्ट आपको ऐसे ग्रैब करके पेशेंट को टू हेवी है तो खींचना है। द ह्यूमन क्रच, ये नॉर्मल कंधे पे हाथ रख के। नेक्स्ट, टू मैन ऑपरेशन, डबल ह्यूमन क्रच है और ये जैसे चेयर लिफ्ट किया वैसे ही खाली विदाउट चेयर लिफ्ट किया, 4 एंड हाफ कहते हैं उसको। नेक्स्ट, ये ह्यूमन क्रैडल, अगर बच्चा है कोई 12 साल से कम उम्र तक तो उसको हम अगर उसको रेस्क्यू करना है तो ऐसे कर सकते हैं। स्टेयर से अगर किसी को शिफ्ट करना है तो धीरे धीरे उसके पैर को ज़्यादा शेक मत करके उसे धीरे धीरे डाउन स्टेयर्स में करना शिफ्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट झालं। ये जो भी रेस्क्यू मेथड्स है वो डिटेल में ERT टीम के सब टीम्स रहेगा। अभी रेस्क्यू टीम रहेगी प्रॉपर तो उनको डिटेल में कैसे लिफ्ट करना है, प्रैक्टिकल डेमो देखिए कैसे होल्ड करना है, आपका ये कैसा बनाना है तो वो सब प्रॉपर देंगे रेस्क्यू टीम को ERT टीम में। मला एक क्वेश्चन विचारायचं, आपण यावेळी करत असतो तेव्हा AC बस असते आणि आपली साधी बस असते, दोन्ही बसमध्ये जर आग लागली, आता तुम्ही म्हटले बस म्हणजे दार खिडक्या उघडायच्या नाही, ऑक्सिजननी जास्त वाढतं, येस, तर ते साध्या बसमध्ये दार खिडक्या उघडीच उघड्या असतात, AC मध्ये नसते। अशा सिच्युएशनला काय करायचं? ओके, AC बस असते त्याच्यामध्ये आग ठीक लागली. आहे। आता रिसेंटली आपण एक्झाम्पल घेऊया, आपल्या PMCच्या एक इलेक्ट्रिकल बस चालू झालं बघितलं, त्याच्यामध्ये ॲम्ब्युलन्सच्या नंतर बोलू आपण, आता सध्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये आपण आता रिसेंटली ज्या बस बघतोय तिथे तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं असेल तर त्या डोअरच्या शेजारी एक रेड कलरचं हातोडी ठेवलेले आहे, तर ते हातोडी काढून तुम्हाला त्या ग्लास ब्रेक करायचे। नॉर्मली फायर फायटरसुद्धा काय करतात, कुठल्याही बिल्डिंगमध्ये कुठल्याही प्रिमायसेसमध्ये ज़्यादा स्मोक हो गया है, उधर ज़्यादा दूर झाला भरपूर त्याच्यामध्ये, तर त्यांच्याकडे फायरमॅन ॲक्स म्हणून एक थोडक्यात कुराड टाईप असते डिव्हाइस, ते तुमची कसलेही हॅझार्ड म्हणजे आपले ग्लास फॅसाड कितीही टफ असू द्या ते ब्रेक करतात। ब्रेक करायचं कारण हे असतं की आतला स्मोक बाहेर घालवायचा असतो, कारण की ज्यादा तर ज्या बी मृत्यू झालेले आहेत आगीनंतर ते स्मोकमुळे झालेले आहेत, तर स्मोक जास्त डेंजरस असतो। आणि अजूनही ॲडव्हान्स सिस्टीम्स काय असतात की स्मोक आपण एक्झॉस्ट करण्यासाठी फॅसिलिटी असते, स्मोक एक्झॉस्ट फॅन पण असतात किंवा स्टेअर्सच्या वरती असे काही अरेंजमेंट असते प्रेशरायझेशन सिस्टीम, त्या जिन्यातून प्रेशरमध्ये हवा खाली सोडली जाते जेणेकरून कुठल्याही फ्लोअरचा धूर
जिन्यात यायला नाही पाहिजे. म्हणजे 5व्या फ्लोअरला जर आग लागला असेल आणि बाकीचे फ्लोअर ओके असतील तर जिन्यातून आग वरती स्मोक वरती जाऊ शकतो. त्याच्यासाठी कुछ असे काही इन्स्टॉलेशन असतात प्रेशरायझेशन सिस्टीम. प्रेशरने हवा सोडली जाते. पॉझिटिव्ह प्रेशर लिफ्टमध्ये मेंटेन राहतं, लिफ्टच्या शाफ्टमध्ये. त्याच्यामुळे ज्या फ्लोअरला आग लागली तिथला धूर आतमध्ये जिन्यामध्ये येत नाही. आणि जसं तुम्ही बोलताय की ॲम्ब्युलन्स, तर तुम्हाला शक्य असेल तर ॲम्ब्युलन्सचे काच हँडल लॉक असेल तर इमर्जन्सी म्हणून तुम्ही सेफली ग्लास ब्रेक करायला तुम्हाला काही हरकत नाही. आणि ब्रेक करणं हेच महत्त्वाचं आहे, कारण तिथल्या जर पॉयझनस स्मोक आपल्याला जर बाहेर निघायचं असेल तर पर्याय नाही. चालू गाडीमध्ये जर गाडी लागली तर काय करायचं? गाडी पहिल्यांदा सेफली साईडला घ्यायला पाहिजे. गाडी सोडून द्यायची गाडीचं गाडी सोडून ऑब्व्हियसली तुमच्याकडे जर फायर फायटिंग करायला काही नसेल तर बाईक लागल्यावर काय करायचं? बाईक लागल्यावर काय करायचं? चालू गाडीमध्ये गाडी साईडला घ्यायची सगळ्यात पहिल्यांदा आणि आपण तिथून लांब पळायचं, कारण आपल्याकडे आग विझवायला काय नसणार आहे. ABC असं मार्किंग असतं, म्हणजे हा एक्सटिंग्विशर आपण क्लास ए, क्लास बी आणि सी वरती यूज करू शकतो. बरोबर आहे. तर आपण इथं आत्ता काय करणार आहे, क्लास ए टाईप ऑफ फायर लावणार आहे. थोडंसं पेट्रोल टाकून आग लावणार आहे, कारण तेवढी हीट तिथे नाही आहे. ते लावल्यानंतर आपल्याला 5चा फॉर्म्युला यूज करून एक्सटिंग्विशरचा वापर करायचा आणि आग विझवायची आहे. बेसिकली एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस आपण नॉर्मल फायर लागलेले, ॲक्च्युअल फायर लागलेले असेल त्यावेळेस स्क्वीज द ग्रिप, म्हणजे हे हँडल प्रेस करताना जोरात प्रेस करायचं आहे. कसा करायचा आहे? जोरात प्रेस केल्यानंतर हा सिलेंडर 18 ते 20 सेकंदात संपणार आहे. बरोबर आहे. हे तुम्हाला लक्षात पाहिजे. फर्स्ट एड म्हणूनच आपण वापर करणार आहे. मोठी आग असेल त्यावेळेस आपण याचा यूज करणार नाही. दुसरी गोष्ट, आता आपण प्रत्येकाला एक सिलेंडर देऊ शकतो का? नाही देऊ शकत. त्याच्यासाठी जस्ट आपल्याला एक्सपिरियन्स येण्यासाठी प्रत्येकाने 1 बाय 1 5चा फॉर्म्युला जस्ट जेंटली प्रेस करायचा आहे. पुल द सेफ्टी पिन हे आपण ऑलरेडी एकदाच होणार आहे. हा एक 1 टाइम यूजसाठी सिलेंडर असतो. बरोबर आहे. मग आपण फक्त जेंटली प्रेस करायचे. आग विझू अथवा न विझू, नेक्स्ट 1 बाय 1 पटपट सगळ्यांनी जस्ट एक्सपिरियन्स करायचं आहे की एक्सटिंग्विशरला कसा पकडायचा असतो आणि 5चा फॉर्म्युला कसा अप्लाय करायचा असतो. ओके. तर नेहमी एक्सटिंग्विशर अपराईट पोझिशनमध्ये पकडायचा, बॉडीपासून थोडासा दूर, आणि नोजलला इथे पकडायचं आहे. हॅलो, नोजलला इथे पकडायचं. इथे पकडलं तर काय होईल, आपल्याला प्रेशरमुळे प्रॉपर एम मिळणार नाही. सो पुल द सेफ्टी पिन, एम द नोजल ॲट द बेस ऑफ द फ्लेम. आपण असं डायरेक्शन द्यायचं नाही आहे. बेस ऑफ द फ्लेम म्हणजे बरोबर जे मटेरियल फ्युएल जळते त्याच्यावर अप्लाय करायचे. आणि स्वीपिंग मोशनची सध्या इथे तर जरूरत आहे का? नाही. एका जागेवरच आपलं फ्युएल आहे, त्यामुळे आपण स्वीपिंग मोशनच्या इथं अप्लाय करू शकत नाही. दुसरी गोष्ट आहे, फायर एक्सटिंग्विशर नेहमी ज्यावेळेस ऑपरेट करतात, हा एक्सटिंग्विशर बिल्डिंगच्या आतमधल्या प्रिमायसेसमध्ये यूज करण्यासाठी असतो. आता आपण इथं बाहेर यूज करतोय, तर बाहेर अप्लाय करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल आपल्याला, हवेचं डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन. आता हवा कुठून येते? इकडून हवा येते. सपोज आपण फायर एक्सटिंग्विशर अप्लाय करताना इकडून केला तर आपल्या बॉडीवरती जे पावडर जे आहे ते आपल्या बॉडीवर येणार आहे. त्यामुळं विंड डायरेक्शन बघून ज्या साईडनं हवा येत आहे त्या साईडला आपल्याला बॅक करायची. आता इकडून हवा येते तर इकडे बॅक करून आपल्याला फायर फायटिंग असं करायचं आहे, जेणेकरून आपली जी पावडर आहे तिकडे आपल्या अंगावर येणार नाही. सो आलं लक्षात सगळ्यांना? तर आता आपण पेट्रोल क्लास ए टाईप ऑफ फायर बेसिक 5चा फॉर्म्युला यूज करून 1 बाय 1, आता हा एक्सटिंग्विशर 18 ते 20 सेकंदात संपणार आहे. 1 बाय 1 सगळ्यांनी लगेच यायचं आहे आणि यूज करायचं आहे. बरोबर. फक्त हा जो स्क्वीज ग्रिप करताना एकदम जेंटली प्रेस करायचं आहे, एकदम जोरात प्रेस नाही करायचं, पण ॲक्च्युअल फायरवर जोरात प्रेस करायचं आहे आपल्याला. आता जस्ट आपल्याला एक पद्धत कशी आहे त्याचा कॉन्फिडन्स येण्यासाठी कसं आपण वापरू शकतो त्याच्यासाठी आपण करतोय. त्यासाठी फक्त जेंटली प्रेस करून सोडायचं आहे, आग विझली आणि नाही विझली तरी. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? तर आता हवा ह्या साईडून आहे, तुम्ही ह्या साईडला थांबा आणि 1 बाय 1 आपण सगळ्यांनी प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन करूया. ओके. हवा इकडे यासाठी पेट्रोल
मार बाबा अंगावर आमचं म्हटलं की दुसरं वातावरण हिरवळ बरोबर होतं आम्हाला नाही कुठून